जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का एक भेद है जस्त संधि। जस्त संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है जस्त संधि, ये इसके दो भेद होते हैं, एक पदांत होती है, एक अपदांत होती है। आज आप पढ़ेंगे अपदांत संधि। इसमें कोई अंतर ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। जो पदांत वाली संधि होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, वो अभी हम बता देंगे। वैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे आप जस्त संधि, और जस्त संधि का जैसा कि सूत्र होता है झलाम जस झस। क्या होता है? झलाम जस झस ही होता है। अब इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र में क्या होता है आपको पहले तो बताया हमने कि जो सूत्र होते हैं इसमें प्रत्याहार लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? प्रत्याहार। और प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अच्छा, तो ये वर्णों का समूह होता है, संक्षेप होता है, जिनको हम प्रत्याहार के नाम से पुकार लेते हैं। जैसे हम पता करें कि झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो हम ऐसे याद करेंगे, तो मास्टर सूत्र याद करें तो उस हिसाब से याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। अगर उस हिसाब से ना याद कर पाए तो आप ऐसे याद करें। जो झल प्रत्याहार है ना, उसमें वर्ण आते हैं जो 5 लाइनें। क्या होती? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये 5 लाइनें नहीं होती हैं। इन 5 लाइनों के जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण होते हैं, यही इतने वर्ण झल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? झल कहलाते हैं। तो जरा हम इसके बारे में समझते हैं। तो इस प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण हुए झल। आगे क्या लिखा है? जस। जस प्रत्याहार में दोस्तों जस प्रत्याहार में जो 5 लाइनें अभी बताए हैं, उन्हीं में के बीच वाले जो वर्ण होते हैं, यानी तीसरे वाले वर्ण, वो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे का वाली लाइन में क ख गा वर्ण होगा। चा वाली लाइन में कौन होगा? जा होगा, है ना। टा वाली में क्या होगा? डा होगा, है ना। इस प्रकार से ये जाबा गाडा दा बनते हैं। क्या बनते हैं? जाबा गाडा दा। ये 5 वर्ण होते हैं, 5 लाइनों से बीच वाले वर्ण है ये। ठीक, आपको मालूम हो गया जस क्या है? जस मतलब होता है जाबा गाडा दा, यानी जो पंक्तियां 5-5 वर्णों वाली, उसके बीच वाले वर्ण। ठीक। झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? झस प्रत्याहार में दोस्तों जो 5 लाइनों की बात कर रहे हैं, उन्हीं में से तीसरे, चौथे वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तीसरे, चौथे वर्ण। अब आपकी समझ में आ गया होगा इन वर्णों के बारे में, प्रत्याहार के बारे में। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं संधि में। तो दोस्तों कहा जाता है पहले झल हो, उसके बाद में झस प्रत्याहार आ जाए। पहले झल प्रत्याहार हो, उसके बाद में झस प्रत्याहार आ जाए, तब ये जो झल होता है ये बदल के जस हो जाता है। क्या हो जाता है? जस हो जाता है। जरा हम लिख के बताते हैं। झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण अभी बताए हैं? हम बताए हैं वर्गों का पहला वर्ण होता है, दूसरा वर्ण होता है, तीसरा वर्ण होता है और चौथा वर्ण होता है। इसी को हम झल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? झल प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं। तो हमको मालूम होगा, ऐसे हम सरल तरीके से याद कर लेंगे। तो इसके बाद में फिर क्या होगा? कहा गया इसके बाद में झस प्रत्याहार के वर्ण आ जाए। झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण बताए हैं? हमने कहा है झस प्रत्याहार में हर एक जो 5 वर्ग हैं, उनके तीसरे, चौथे वर्ण आते हैं। तो हम 3-4 लिख लें यहाँ पे। क्या लिख लेंगे? 3-4 लिख लेंगे। सब ट्रिक से चलेगा भाई। तो ये यहाँ पे 3-4 लिख लिए। अच्छा, अब ये यहाँ पे संधि हो गई। संधि मतलब जोड़ लग गया ना, यहाँ पे अब संधि होने जा रही है। जब संधि होगी तो वर्ण कौन से बदलेंगे आप ये निश्चित करेगा। दोस्तों ये वर्ण बदलेंगे पहले वाले। कौन बदलेंगे? ये पहले वाले बदलेंगे, और ये बदल के अपने ही लाइन के तीसरे वर्ण बन जाएंगे। ये वाले जो वर्ण हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये बदल जाएंगे। इनको देखेंगे ये इधर तीसरे, चौथे वर्ण बैठे हैं, तो ये खुद बदल जाएंगे और अपनी लाइन के तीसरे वर्ण बन जाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बनेंगे? तीसरे वर्ण। ये हो गई आपकी ट्रिक भाई। ये तो आपकी हो गई ट्रिक, समझ में आ गया होगा। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कोई उदाहरण ले लें। हम ले लिए यहाँ पे बुद्ध धा। महात्मा बुद्ध का नाम सुना ना आपने? महात्मा बुद्ध का नाम सुना, अच्छे से याद होगा। अच्छा, यहाँ पे बुद्ध धा आ रहा है। अच्छा, ये कहा गया धन से पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो चौथा वर्ण है, क्योंकि ता, था, दा, धा चौथा वर्ण आ गया ना, तो ये इधर चौथा हो गया। चलो इधर नियम पक्का, इधर तीसरा, चौथा होना चाहिए, तो धा ऐसे अभी आपने देखा है चौथा था, तो चौथा इधर भी तो है। अब यहाँ पे संधि हो जाएगी। यहाँ पे जब संधि होगी तो ये जो वर्ण है ये अपनी लाइन का तीसरा वर्ण बनेगा। इस लाइन में तीसरा वर्ण कौन सा होता है? तो ता, था, दा, धा, दा होता है। धा की जगह पे दा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे बनेगा बुद्धा। क्या बनेगा? बुद्धा। जरा हम इसको और ज्यादा उदाहरणों के माध्यम से समझें तो और सरल तरीके से समझ जाएंगे और याद भी रहेगा। उदाहरण भी याद हो जाएंगे, याद क्या वो अपने आप ही याद हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो आइए हम उदाहरणों को देखते हैं।
साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सम्मुख ये उदाहरण प्रस्तुत किए गए। जैसा कि पहला उदाहरण सिद्ध धी है। अब इसमें हम संधि करते हैं, सिद्ध धी में संधि करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी वर्ग का चौथा वर्ण है। अभी आपने देखा था यहाँ पे चौथा, तो वही तो वर्ण है धा। इधर भी चौथा, इधर भी चौथा है। अच्छा, पीछे वाले तीसरे चौथा कुछ होना चाहिए था। अब ये अपने ही लाइन का क्या हो जाएगा, अपनी लाइन का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो धा जिस लाइन में पड़ता है उसमें तीसरा वर्ण कौन सा पड़ता है, वो दा आता है। क्या आता है, दा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी तो पहले लिख लेंगे, सी पहले लिख लिए और उसके बाद में फिर ये मात्रा लगा लिए, चूंकि ये मात्रा पहले आ जाती है, और दा लिख लिए और ये धी। क्या हो गया, सिद्धि हो गया। अगला क्या होगा, वृद्ध धा। क्या हुआ, वृद्ध धा। यहाँ पर भी धा, तो ठीक वैसे ही है। इस धा का अपना तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा होता है, दा होता है, तो ये भी हो जाएगा दा, वृद्धा हो जाएगा। अगला देखिए लब्धा है। क्या है, लब्धा। यहाँ पे भा वर्ण आ गया है। अच्छा, पीछे तो चौथा वर्ण है, यहाँ पे पा फा बा भा, चौथा वर्ण इधर है, चौथा वर्ण इधर भी है। अब ये जो वर्ण है अपनी लाइन का तीसरा वर्ण बदल जाएगा, बदल के क्या बनेगा, बा बनेगा। क्योंकि भा वाली लाइन में तीसरा वर्ण होता है बा, क्योंकि कहते हैं पा फा बा भा, बा होता है तीसरा वर्ण। तो यहाँ पे बन जाएगा लब धा। आई ना बात समझ में। अगला देख लेते हैं। अगला है ये योद्धा। ये तो ठीक वैसे ही आ गया ऊपर वाले जैसा। तो यहाँ भी तो यहाँ धा आया, धा का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो क्या बनेगा, धा अपनी लाइन का तीसरा वर्ण बनेगा, तो दा बन जाएगा। और पीछे धा को लिख ही लेते हैं पहले से ही, मालूम हो गया ना। अगला है सन्नद्धा। ठीक ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। ये तो कहीं पूछने कोई बात ही नहीं। ये धा का दा हो जाएगा अपनी लाइन का, और पीछे ये जो धा है इसको हम जैसे के तैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा सन्नद्धा। दोस्तों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप लोगों की बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरी संधि को भी लाते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों दूसरी संधि को भी देखते हैं। दूसरी संधि है यहाँ पे चर्त संधि। कौन सी है, चर्त संधि। इसका सूत्र है खरिचा। अब एक इसमें तो एक ही शब्द आया, इस प्रत्याहार हम क्या पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे साथियों, हम पहचानवाएंगे। ये क्या है, खरिचा। खरिचा एक खर एक प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार है। कहा जाता है यदि इससे पहले झल प्रत्याहार आ जाता है। अब झल प्रत्याहार आपको याद है, अभी तो बताया गया है कि झल प्रत्याहार में वर्गों का पहला वर्ण आता है, दूसरा वर्ण आता है, तीसरा वर्ण आता है और चौथा वर्ण आता है। यदि इनके बाद में यानी झल के बाद, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में कहीं खर प्रत्याहार आ जाए। आप बताओ भाई, खर प्रत्याहार तो आपको पता नहीं है। चलो नहीं पता, हम बताते हैं दोस्तों। ये जो खर प्रत्याहार है इसमें जो वर्ग की बात अभी किए थे, 5 वर्ग बताए थे, उन्हीं 5 वर्गों में से जो पहले दूसरे वर्ण आते हैं वही होते हैं खर प्रत्याहार के वर्ण। साथ साथ में सा को भी जोड़ लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, खर प्रत्याहार माने क्या हुआ, किसी वर्ग का पहला वर्ण होगा या तो दूसरा वर्ण होगा, नहीं तो सा में से कोई हो सकता है। तो जरा हम लिख लेते हैं सा में से कोई हो सकता है। जब ये पीछे होंगे कौन से लोग, खर प्रत्याहार के लोग होंगे, यानी पहला दूसरा वर्ण हो सकता है या तो सा में से कोई वर्ण हो सकता है। तब ये जो पहले वाले अभी पहले स्थान बनाए बैठे हैं, उस वाले में भी बैठे थे, अब भी बैठे हैं। अभी शक्ल बदलेंगे पीछे वाले को देख के। अभी तक देख रहे थे पीछे वाले तीसरे चौथे आते थे तो ये खुद अपना तीसरे बन जाते थे ना। लेकिन अब ये लोग देख रहे हैं कि पीछे तीसरा चौथा तो वर्ण आ ही नहीं रहा है, पीछे पहला दूसरा वर्ण आ रहा है या तो सा आ रहा है। तब दोस्तों जानते हो क्या होगा, अभी पीछे पहला दूसरा वर्ण आएगा या सा आएगा, तब ये अपने वर्ग के पहले वर्ण बन जाएंगे। क्या बनेंगे, पहले वर्ण बन जाएंगे। इससे पहले वाले में आप कौन बना रहे थे, तीसरा वर्ण बना रहे थे, है ना, याद है ना। तो ये आप क्या बन जाएंगे, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक, यानी पहले वर्ण, और यहाँ से तीर ले गए, जो आपकी हो गई है ट्रिक। अब हम इसे ट्रिक से पढ़ लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। कितनी छोटी सी परिभाषा है ना दोस्तों। कहा गया जब झल प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, और उसके बाद में खर प्रत्याहार आ जाए, खर प्रत्याहार में वही वर्ण होते हैं, पहला दूसरा वर्ण होता है या तो सा होता है। तब ये जो पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण हैं ये अपनी लाइन के पहले वर्ण बन जाते हैं। आई ना बात समझ में। आइए हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे विपद कालः। विपत्ति के समय को बोलते नहीं, विपद काल, है ना, बोलते ना।
विपद काल बोलते हैं। अच्छा, विपद काल आ गया है, ये आप देख रहे होंगे। इस जगह पे दा आया है, दा कौन सा वर्ड है? अपनी लाइन का ता था, दा तीसरा वर्ड हो गया। और पीछे उसने कहा था इनमें से कोई आ जाए, तो इधर तो पहला वर्ड आ ही गया है। अब ये बदल जाएगा, अपनी लाइन का पहला वर्ड बनेगा ना, ये देखिए पहला वर्ड कौन सा बना? अपनी लाइन का पहला वर्ड बनता है ये जाके। तो ये दा की लाइन में पहला वर्ड कौन सा होता है? ता होता है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? विपत कालः हो गया, दा का ता हो गया। आइए हम कुछ ज्यादा उदाहरणों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों इन उदाहरणों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण पहला उदकीर्णः, क्या है? उदकीर्णः। आप देख रहे हैं इधर कहा गया था कोई इनमें से वर्ड आ जाए, तो इधर तो भाई ता था, दा अपनी लाइन का तीसरा वर्ड आ रहा है। पीछे कहा गया था इनमें से कोई आ जाए, तो पहला वर्ड तो आ रहा है। अब ये बदलेगा, अपनी लाइन का कौन सा वर्ड हो जाएगा? अपनी लाइन का पहला ही तो वर्ड बनेगा। तो दा लाइन का पहला वर्ड कौन सा होता है? ता होता है। तो क्या लिखेंगे? पहले उ लिख लेंगे और उसके बाद दा का ता हो जाएगा, पीछे वाला वैसे लिख लेंगे। क्या बन गया? उत्कीर्णः बन गया ना, उत्कीर्णः। चलो अगला बढ़े। संपद समय आ गया है, सा कहा गया था, सा में से भी कोई हो अगर पीछे, तो ये वाले अपनी लाइन के कौन से वर्ड बनेंगे? पहले बन जाएंगे। दा का क्या बनाया गया है? वही अभी बन जाएगा, ता बन जाएगा, है ना दोस्तों। ये संपत समयः क्या बनेगा? संपत समयः बनेगा। अगला देखिए, सोहरत क्रीडति। सोहरत क्रीडति, यहाँ पे का वर्ड यानी पहला वर्ड आ ही गया। अब दा का ये अब फिर भी अपनी लाइन का पहला वर्ड बन जाएगा, है ना साथियों। तो ये क्या बनेगा? सोहरत, सोहरत और क्रीडति, सोहरत क्रीडति हो जाएगा। अच्छा अगला देखें, ये ना समझ में आ रहा हो तो इसको हम फिर से लिख देते हैं। सोहरत, सोहरत क्रीडति यानी मित्र खेलता है, इसका अर्थ होता है, क्या होता है? मित्र खेलता है। ककुभ प्रांता अगला आया शब्द, कौन सा आया? ककुभ प्रांता। इसमें देखो भा वर्ड आ गया पहला, ये चौथा वर्ड है, पा फा बा भा, भा चौथा वर्ड है, पीछे पा पहला वर्ड आ ही गया, यानी नियम तो यहाँ पे पूरा आ रहा है ना, उस नियम से सब कुछ चल रहा। तो ये भा अपनी लाइन का पहला वर्ड बन जाएगा। भा की लाइन में पहला वर्ड कौन सा होता है? पा फा बा भा, पा होता है ना पहला वर्ड, तो भा का पा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ककु लिख लें और ये पा हो जाएगा, पीछे प्रांता लिख लेंगे, पीछे वाले को वैसे ही प्रांता, ककु प्रांता। तो साथियों आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में जो बची हुई और संधियां हैं उनको लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।